जी आर्मी कैंप पर फिदायीन हमला सुबह के 10 बजने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ आशा झा और बड़ी खबर के साथ ही इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उरी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सेना के मुख्यालय पर आत्मघाती हमला हुआ है। हमले में सेना के 6 जवान शहीद हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि हमला करने वाले 4 आतंकियों को सेना ने मार भी गिराया है। ये इस वक्त 4 आतंकियों के ढेर होने की खबर सामने आ रही है। सेना के कैंप पर यह हमला हुआ। जानकारी ये भी कि अभी भी यह हमला जारी है और सेना और आतंकियों के बीच गोलीबारी जारी है। गोलीबारी की आवाजें भी सुनी जा सकती हैं। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं। आसिफ सोहाफ हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़े हुए हैं। आसिफ, फिलहाल क्या ताजा हालात? अभी भी फायरिंग लगातार जारी है और ये जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर के साथ में 10 डोगरा की रेजिमेंट है, वहां पे मिलिटेंटों को कन्फाइन किया गया था, जहां से खबर ये आ रही है कि 4 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। लेकिन उसके बावजूद फायरिंग अभी भी जारी है, तो जाहिर सी बात है 1 या 2 मिलिटेंट अभी भी यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। और ये जो है 4 मिलिटेंट पैरा कमांडोज द्वारा, जो आर्मी के स्पेशल कमांडोज हैं, जो एयर ड्रॉप किए गए थे, उनके द्वारा मारे गए हैं। और जिस स्टोर बिल्डिंग में मिलिटेंटों ने पोजीशन संभाली थी, उसमें रूम इंटरवेंशन के बाद ये मिलिटेंट मारे जा चुके हैं और अभी भी रूम इंटरवेंशन लगातार जारी है। एक एक कमरे को यहाँ पर सुरक्षित किया जा रहा है और फायरिंग जो आ रही है उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1 या 2 मिलिटेंट अभी भी यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। सेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस हमले को लेकर अब तक आसिफ आया है? देखिए, आधिकारिक तौर पर सेना ने केवल इतना कंफर्म किया है कि ब्रिगेड हेडक्वार्टर के पास जो 10 डोगरा की रेजिमेंट है, वहां पर ये हमला हुआ और मिलिटेंट जो पीछे की तरफ से आए थे इस कैंप में, उन्हें कन्फाइन किया गया इस स्टोर रूम की बिल्डिंग में। हालांकि वो कोशिश कर रहे थे ब्रिगेड हेडक्वार्टर में घुसने की, लेकिन वहां पे जो अलर्ट संतरी था उसने काफी रिटालिएट फायरिंग किया, जिसके बाद मिलिटेंटों ने यहाँ पर पोजीशन ली। इतना सेना की तरफ से अभी कंफर्म हुआ है, लेकिन ऑपरेशन क्योंकि लगातार जारी है, इस वजह से सेना पूरी डिटेल्स अभी नहीं दे पा रही है। और घायल जवानों को लेकर क्या जानकारी है? वहां से उनको कैसे इवैक्यूएट किया गया, कैसे बेस हॉस्पिटल पहुंचाया गया है? आसिफ, इसे लेकर क्या ताजा जानकारी? बिल्कुल, जो घायल यहाँ पर सेना के जवान 15 की जिन्हें संख्या में बताया जा रहा है, उन्हें तुरंत एयरलिफ्ट किया गया और श्रीनगर के आर्मी हेडक्वार्टर बेस जो है वहां पहुंचाया गया है। वहां उनका इलाज शुरू हो गया है। लेकिन जो कैजुअलिटीज हमारे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं, 6 जवान अभी तक इसमें मारे जा चुके हैं। लेकिन वो शुरुआती फायरिंग में सेना को यहाँ पर लॉस उठाना पड़ा था। उसके बाद मिलिटेंटों को कन्फाइन के सेना के कमांडोज ने मोर्चा संभाल लिया था और अब ये बड़ी खबर आ रही है कि 4 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। आसिफ, बने रहिए आप हमारे साथ और लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें आपके सामने। हेलीकॉप्टर से निगरानी की गई है, एयर ड्रॉप किया गया है सेना के विशेष बल को, जिसने, जैसा कि आसिफ बता रहे हैं, कि रूम इंटरवेंशन के जरिए हर एक रूम की तलाशी ली जा रही है। वहां पे इस तरीके से कार्रवाई हो रही है, अलर्ट पर सेना के जवान, और ये पूरा इलाका जो है छावनी में तब्दील हो चुका है। लगातार गोलीबारी, और जिस इमारत में आग लगी है उसकी भी दूर से तस्वीरें आप देख सकते हैं। धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पे गोलीबारी हो रही है। और इधर दिल्ली में आपको बता दें, एक हाई लेवल मीटिंग की भी खबर सामने आई है। राजनाथ सिंह ने तुरंत इस घटना के बाद अपना जो विदेश दौरा था रसिया का, वो रद्द किया। और चलिए हमारे साथ इस वक्त इस पर बात करने के लिए कर्नल बीएन थापर जी जुड़ चुके हैं, और इसके अलावा मनीष कुमार, मेरे सहयोगी, भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही ब्रिगेडियर अमृत कपूर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग के पास आए उससे पहले आप ही से मनीष समझना चाहेंगे, हाई लेवल मीटिंग हुई है, कौन कौन इस मीटिंग में पहुंचा, क्या बातें हुई, शुरुआत हो चुकी है क्या, कुछ पता चल पाया है मीटिंग को लेकर? देखिए, मैं इस वक्त गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर मौजूद हूँ और अंदर जो अधिकारी गृह मंत्रालय के मौजूद है, लेकिन जो ऑफिशियल बैठक है वो करीब 12:15 बजे जो है वो शुरू होगी, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल्स मौजूद होंगे। मनोहर पर्रिकर की पहुंचने की गोवा से उम्मीद की जा रही है, तो बैठक 12:15 बजे करीब शुरू होगा राजनाथ सिंह के घर पे। लगातार वो स्थिति पे पैनी नजर बनाए हुए हैं, लगातार वो संपर्क में है। उन्होंने सुबह ही ये जानकारी दी कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से बात की, वहां के अधिकारियों से बात की, और लगातार वो संपर्क में है। और गृह मंत्रालय को उन्होंने आदेश दिया है कि लगातार जो पैनी निगाह बनाए रखें। जाहिर तौर पर 12:15 बजे रक्षा मंत्री आएंगे तो ये बैठक शुरू होगी, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से ये घटना हुई है उरी में,
वो भी आर्मी के कैंप पे। तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा गंभीर मसला है। और आपको बता दें कि इसके पीछे एक तर्क ये दिया जा रहा है कि जिस तरीके से साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में, जो कश्मीर में लगातार जो हालात बने हुए, वहां जो डिप्लॉयमेंट आर्मी का किया गया है, तो बौखला कर आतंकवादियों ने ये इस घटना को अंजाम दिया है, जो कि ये बातें सामने आ रही हैं। बिल्कुल मनीष, आप नजर बनाए रखिए और बने भी रहिए आप हमारे साथ। आपके पास दोबारा आएंगे वापस, हालांकि अभी वक्त है इस हाई लेवल मीटिंग की शुरुआत होने में। लेकिन वीरेंद्र थापर साहब जिस तरीके से बता रहे हैं कि डिप्लॉयमेंट काफी बड़ी मात्रा में हमने किया इन 70 दिनों के भीतर आर्मी के जवानों का, लेकिन फिर बड़ी बात वही है कि अगर आप ये कर भी रहे हैं तो फिर उससे हासिल क्या हो रहा है, क्योंकि लगातार ये घटना कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि जब हम इस तरह की सिचुएशन में हैं तो कैजुअलिटीज होती रहेंगी, कैजुअलिटीज होंगी और कैजुअलिटीज होती रहेंगी। मैं इस एरिया में जा चुका हूं, एलओसी से लेकर यहां तक बड़ा घना जंगल है और छुपाव बहुत अच्छी तरह मिल जाता है। तो इसलिए ये जो है शुरुआती फायर में कुछ लोग का कैजुअलिटी होना कोई हमारे लिए, लेकिन 6 जवान शहीद हो गए, 6 जवान बहुत और 15 घायल है भी और हो हमें चुके हैं। बहुत अफसोस है इस बात का। लेकिन इस तरह की वारदातों में जो पहले फायरिंग कर देते हैं वो जरूर कोई ना कोई कैजुअलिटीज करेंगे और वो कैजुअलिटीज हुई। और इसलिए भी ये ज्यादा गंभीर हमला हुआ, 6 जवान हमने खोए क्योंकि फिदायीन हमला था। हाँ, फिदायीन हमला था। फिदायीन हमला ना भी हो, जहां तक सतर्कता का सवाल है, अलर्टनेस का सवाल है, क्योंकि अभी पुंछ में एक हमला कुछ दिन पहले हुआ है, 3-4 दिन तो कोई वजह समझना थोड़ा मुश्किल है कि ये क्यों हो गया दोबारा इस जगह पर, जबकि सारे संकेत थे कि इस तरह की कोई कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, वो इंटेलिजेंस इनपुट हमारे पास था, ये भी कहा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद ब्रिगेडियर अमृत कपूर साहब, इंटेलिजेंस इनपुट होना, लेकिन उस पर कितना हम अमल कर पाते हैं, ये अपने आप में दर्शाता है इस केस में। नहीं, देखो, इंटेलिजेंस इनपुट तो हमेशा हमारे पास होती हैं और बट जैसे कर्नल थापर ने बताया आपको कि कभी भी कहीं पर भी फूल प्रूफ नहीं हो सकता ये, बिल्कुल। और अपनी तरफ से हमारी पूरी डिप्लॉयमेंट रहती है, लेकिन कुछ एक अगर इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है और अगर कोई सुसाइड स्क्वाड कोई कुछ आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो आप उसको रोक नहीं सकते। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस इलाके के अंदर पाकिस्तान ने सडनली इसको क्यों रेज क्यों किया है, इसका बेसिकली कारण है पीर पंजाल के साउथ में जो इन्होंने अभी ये कार्रवाई शुरू की है, पुंछ से लेकर और रजौरी और आरएसपुरा तक, ये सारा ये एरिया अंडर उसके ऊपर आ रहा है, अटैक आ रहा है लगातार। इनका बेसिक एम है कि वैली के अंदर वहां से ट्रुप्स को डाइवर्ट करना। ऑब्वियसली जब यहां पर एक्टिविटी होगी तो हमारी फोर्सेस को हम इधर डाइवर्ट करेंगे, वहां पर थोड़ा सा प्रेशर वैली के अंदर शाह है, हालांकि वैली में भी हमने डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया है, लेकिन वहां से ये इनका मेन एम है, जो इनकी स्ट्रेटेजी है, जो भी इनके ऑपरेटर्स हैं आईएसआई के अंदर, तो उन्होंने ये इलाका क्यों चुना हुआ है। लगातार जो आप देखेंगे कि कार्रवाई सिर्फ इन्हीं इलाकों में हो रही है और जेएनके के अंदर इतनी ज्यादा नहीं हो रही है। जो तब तो ये और गंभीर है, अगर आप इस तरीके से बता रहे हैं, अगर ये साजिश चल रही है तब तो ये और गंभीर है आने वाले वक्त के लिए। नहीं, गंभीर की बात नहीं है कोई, मतलब हम लोग पूरा इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी क्षमता है इसके अंदर। और जैसे कि कर्नल थापर ने बताया कि ये इनएविटेबल होता है, जो पहले हमला करता है वो दूसरे के ऊपर कोई ना कोई, हम लोग जाकर हमला नहीं करते हैं, हम लोग बेसिकली हमने जो पोस्चर अख्तियार किया हुआ है वो डिफेंसिव पोस्चर है, वो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन पोस्चर है। और इन इलाकों के अंदर जैसे बताया है, मैंने इन इलाकों में सर्व किया हुआ है, तो ये यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन आप हाथ से हाथ पकड़कर ट्रुप्स को नहीं डिप्लॉय कर सकते। और यहाँ पर नाले हैं, यहाँ पर जंगल हैं, और उनमें से थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं से इन्फिल्ट्रेशन होती रहती है, उसको कंट्रोल किया जाता है। हमारे 3-4 लाइंस होते हैं काउंटर इन्फिल्ट्रेशन की, एक नहीं तो दूसरी तीसरी में, लेकिन कुछ थोड़े बहुत कोई इधर उधर से वो हो जाते हैं। और जब उन्होंने जाकर मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, वो क्या कंडीशंस है कि आप कह रहे हैं कि अगर इंटेलिजेंस इनपुट हो भी तो भी हम इसे पूरी तरीके से रोक नहीं सकते? नहीं, देखो ऐसे है कि हम जो जमीन पे जाकर जिन लोगों ने सर्व किया हुआ है, हाँ, इसलिए मैं वो बारीक चीज मैंने 14 साल जेएनके में एलसी के ऊपर सर्व किया हुआ है, सारी टेन्योर्स
एक कंपनी कमांडर से लेकर ब्रिगेड कमांडर तक। और चाहे आप जितना मर्जी, मतलब इलाका ऐसा है वहां पर कि उस इलाके को आप एक किस्म से वाटर टाइट सील नहीं कर सकते कभी भी। मतलब ये चीज जो लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इसको सील नहीं किया जा सकता। हम पूरे एहतियात बरतते हैं, हमारी डिप्लॉयमेंट होती है, और आज उसी वजह से आपको मालूम है कि दूसरी साइड में 150 से 180 आतंकवादी बैठे हुए हैं जो कि 44 कैंप्स के अंदर हैं, और वहां से कंटिन्यूअसली पाकिस्तान वहां से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करता है। अभी आई थी ये जानकारी, थापर साहब अभी आई भी थी, तो फिर भी हम कुछ कर नहीं पाए। नहीं, ये जानकारी तो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, थोड़ा सा कर्नल ब्रिगेडियर साहब ने टच किया कि एक डिफेंसिव माइंडसेट हो गया है। डिफेंसिव माइंडसेट क्यों हुआ है, इसके लिए हमारी सरकार जिम्मेवार है। बिल्कुल, क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं देती है। तो जब तक ये एग्रेसिव और ऑफेंसिव माइंडसेट नहीं होगा, तब तक इस तरह की वारदात रहेंगी। अच्छा, बयान और हमारा नुकसान होता रहेगा। हाँ, अगर हमको नहीं कुछ करने दिया जाएगा कि आप जाओ एलओसी की उस तरफ मार के आओ, तो कैसे? अभी राजनाथ सिंह जो बयान दे रहे थे कि हमने छूट दी हुई है, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। नहीं, ये जो इन्होंने ये जो बयानबाजी है, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जमीन के ऊपर बिल्कुल अलग है। जैसे थापर सर ने आपको बताया है कि वहां पर हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं है। ये हमेशा जेएनके में, और अभी भी क्या ये लोग डिली डली करते रहते हैं, कभी बोल देंगे कर दो, ऐसे नहीं होता है। कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जब आप एक किस्म की वहां पर एक डॉक्ट्रिन बनाते हैं, वहां पर कैसे इंसर्जेंसी को काउंटर, टेररिज्म को काउंटर करना है, तो उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये नहीं आज उसको सीआरपीएफ को लगा दिया, अगले दिन बीएसएफ को लगा दिया, कभी फौज को डिप्लॉय कर दिया, कभी एक को निकाल दिया, कभी दूसरे को निकाल दिया, कभी फौज को सीआरपी के नीचे कर दिया। तो मतलब इस किस्म की चीजें जो होती हैं, उससे मनोबल में भी असर पड़ता है, और उसके साथ साथ जो कंटिन्यूटी नहीं रहती है, तो वो फिर ये बीच में ब्रेक होता है, सामंजस्य टूटता है, वो ब्रेक होता है। बिल्कुल, बीच में गैप्स हो जाते हैं। हमारे साथ मनीष क्योंकि लगातार बने हुए हैं मेरे सहयोगी। मनीष, राजनाथ सिंह 12:15 बजे वो हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं, हालांकि अभी वक्त है, लेकिन इसके पहले जरा ये बताइए, इस बीच उन्होंने राज्यपाल से भी बातचीत की है, महबूबा मुफ्ती से भी बात की, उसको लेकर कोई इनपुट सामने आया है? इस बातचीत में क्या निकला है, लब्बो लुआब? नहीं, उन्होंने हालात का जायजा लिया है, मुख्यमंत्री से बात करके, राज्यपाल से बात करके, और लगातार वो जो वहाँ जो मशीनरी है उससे संपर्क में, गृह मंत्रालय के जो तमाम अधिकारी भी हैं वहाँ के हालात पे पैनी नजर बनाए हुए हैं। 4 आतंकियों के मारे जाने की आर्मी भी पुष्टि कर चुकी है। हालांकि लगातार ये फायरिंग रह के जो वहाँ पे हो रही है, तो ये जरूर जब तक सैनिटाइज नहीं किया जाएगा उस पूरे इंस्टॉलेशन को, कि कहाँ उन्होंने क्या छिपा के रखा, कहाँ पे बम रखे हैं, तो ये एक गंभीर बात है। और 12:15 बजे बैठक होगी, तो तमाम रणनीति पे किस तरीके से उस इलाके को सैनिटाइज करके छानबीन की जाए कि कोई वहां पे ऐसा कुछ हादसा न हो। लेकिन पठानकोट में जिस तरीके की घटना हुई, उसके बाद ये एक घटना, और जबकि कश्मीर लगातार जल रहा पिछले 1 महीनों से, उसके बाद ये घटना, तो एक गंभीर सवाल जरूर खड़ा करता है। जबकि 4 दिन पहले भी वहां पे एक हमला हुआ था, तो उसके बाद निश्चित तौर पर सरकार को तो जवाब देना होगा, या जो तंत्र है उसको जवाब देना होगा। क्या ये आप लोग भी कह रहे थे, इस पर मैं आपको कमेंट लूंगी। सर, एक छोटे से ब्रेक यहाँ पे रुकना पड़ रहा है। जी मनीष, बने रहिए आप हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ले रहे हैं, तुरंत लौटते हैं इस चर्चा में वापस। बने रहिए News 24 के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आर्मी कैंप पर फिदायीन हमला उरी में हुआ है। जी हाँ, सुबह 5:15 बजे इस फायरिंग की शुरुआत हुई, और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है इससे जुड़ी, आर्मी कैंप पर हमला करने वाले सारे आतंकी ढेर हो गए। एएनआई के हवाले से ये हम आपको खबर बता रहे हैं। सेना ने सारे आतंकियों को मार गिराया है। तभी से सेना ने मोर्चा संभाला था। एक स्ट्रेटेजी के तहत पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हालांकि आपको बता दें कि अब भी, क्योंकि जानकारी जरूर है कि सारे आतंकियों को मार गिराया गया इन 5 घंटों के दौरान, लेकिन अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है, ताकि कहीं को चूक ना हो, कोई आतंकी छुपा ना बैठा हो। ऐसे में सर्च ऑपरेशन अब भी इस पूरे कैंप की जारी है। सुबह 5:15 बजे इस हमले की खबर आई थी, और उसके बाद एयर ड्रॉप भी करना पड़ा। बीच में रूफ पर उतारा गया विशेष बल को, जिसने हर एक रूम में दाखिल होकर वहां पे छानबीन कर इन आतंकियों को मार गिराया है, और सारे आतंकी ढेर हो गए। आपको बता दें हमारे साथ खास मेहमान ब्रिगेडियर अमृत कपूर जी और साथ ही कर्नल वीएन थापर साहब भी जुड़े हुए हैं, और मनीष मेरे सहयोगी भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं इस खबर पर। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे। आप बने रहिए News 24 के साथ इस खास पेशकश में। जी, आर्मी कैंप पर फिदायीन हमला, और लगातार इस बड़ी खबर पर हमें बने हुए हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी आपको बता दें, सारे आतंकी ढेर हो गए हैं उरी
आर्मी कैंप पर हमला करने वाले एएनआई के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नुकसान जो हमें हुआ है, 6 जवान शहीद हो गए हैं, साथ ही 15 जवानों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। बेस अस्पताल उनको पहुंचाया गया है। 12:15 बजे दिल्ली में इसको लेकर राजनाथ सिंह एक हाई लेवल बैठक करने वाले हैं। बैठक में गृह मंत्री होंगे ही, उन्हीं की अध्यक्षता में होगी। साथ ही रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी गोवा से चल चुके हैं, वो गोवा में मौजूद थे, वहां से सीधे आ रहे हैं और 12:15 बजे इस बैठक में शामिल होंगे। कुछ देर पहले की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं, जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। लेकिन जरा एक और तस्वीर जहां धुएं का गुबार आप देख सकते हैं, इमारत जिसमें आग लगा दी गई थी आतंकियों द्वारा, उसके बाद ये जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, कुछ इसी तरीके से एयर ड्रॉप किया गया विशेष दल को, जिसने मोर्चा संभालते हुए आतंकियों को ढेर किया है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, ब्रिगेडियर अमृत कपूर साहब, कर्नल वीएन थापर जी और साथ ही कर्नल दानवीर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मनीष मेरे सहयोगी भी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो हाई लेवल मीटिंग होने वाली है उसको लेकर जानकारी दे रहे हैं। दानवीर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कर्नल थापर साहब और साथ ही अमृत कपूर साहब दोनों ये मानते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं जो हमला हुआ है, इनफिल्ट्रेशन, वो जो पूरा इलाका है वो ऐसा है कि वहां पे आप रोक नहीं सकते, चाह कर भी होगा ये कभी ना कभी। लेकिन सरकार की जो पूरी स्ट्रेटेजी है इस पूरे मामले में, कैसे देखते हैं आप? क्या ये खामी जिसके चलते ऐसे हालात से हमें बार बार गुजरना पड़ता है? देखिए, मेरा मानना इसमें यह है कि ये इन्फिल्ट्रेशन जो इस इलाके में हुआ है वो बहुत दुर्गम इलाका नहीं है, और हमारे देश का करोड़ों रुपया जो है इस लाइन ऑफ कंट्रोल की फेंसिंग पे हर साल खर्च होता है, और अरबों खरबों रुपया खर्च हो चुका है। हजारों लाखों की तादाद में सैनिक जो है 3 टियर काउंटर इन्फिल्ट्रेशन डिप्लॉयमेंट में मौजूद हैं। मेरा मानना यह है कि ये हमें घबराना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि इस प्रकार के फिदाइन अटैक करने वाले कैसे इन्फिल्ट्रेट कर पा रहे हैं इतना बेहतरीन सिस्टम होते हुए भी। आपको ये बताना चाहूंगा कि पहले 2-3 साल पहले काफी हद तक कंट्रोल आ चुका था, तो ऐसा क्या हुआ है? क्या मिलिटेंट्स ने इसको बाईपास करने का तरीका इजाद कर लिया है? क्या पाकिस्तान को कुछ तरीके और उन्होंने जो इजाद किए हैं, क्या वो सक्सेसफुल हो रहे हैं? इस प्रकार से वो इन्फिल्ट्रेशन अपनी मन मर्जी से कर रहे हैं। ये एक मेरे ख्याल से बहुत गंभीर चिंता का विषय है, और इसके ऊपर हम सबको चिंता करनी चाहिए और करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए। ये मेरा मानना है। बिल्कुल। और मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या और जानकारी आ रही है दिल्ली से इस वक्त? देखिए, इस वक्त ये है कि गृह मंत्री का जो निवास स्थान है वहां पे गृह मंत्रालय के ऑफिशियल्स यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जब 12:15 बजे बैठक होगी तो उम्मीद की जा रही है कि रक्षा मंत्री उस समय यहाँ पे पहुंचेंगे, और साथ ही साथ एनएसए जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो भी यहाँ पे मौजूद होंगे इस बैठक में। जाहिर तौर पर राजनाथ सिंह जो उनका ट्रिप था, जो उनका दौरा था रशिया और यूएसए का, उन्होंने उसको रद्द किया है और लगातार जो है स्थिति पे नजर बनाए हुए है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की है, राज्यपाल से उन्होंने बात की है, और लगातार वो संपर्क में। ये खबर आ रही है आर्मी के स्पोक्स पर्सन के हवाले से कि 4 आतंकवादी जो है उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, जो फिदाइन उन्होंने हमला किया था। लेकिन जाहिर तौर पर एक सर्चिंग ऑपरेशन करना होगा कि कहीं पे ग्रेनेड या कुछ ऐसा तो उस जो इंस्टॉलेशन है वहां पे नहीं रखा गया है। तो जाहिर तौर पर ये तमाम चीजें होंगी, लेकिन एक गंभीर सवाल जरूर ये पैदा होता है कि पठानकोट के हमले के बाद, और जबकि कल ही ये खबर आई थी कि तमाम जो नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में जितने भी इंस्टॉलेशन है, चाहे एयरफोर्स इंस्टॉलेशन है, चाहे आर्मी के हेडक्वार्टर्स है, उनको अलर्ट किया गया था कि इस तरह की घटना हो सकती है। तो जाहिर तौर पर ये घटना हुई है। ये वही सवाल है जो मनीष एक बार फिर उठा रहे हैं। और सर मैं इसमें एक और सवाल जोड़ देती हूँ। दानवीर जी को आपने सुना, वो कह रहे दुर्गम इलाका नहीं है, लेकिन दुर्गम इलाका है, बहुत दुर्गम इलाका है। मैं उनसे सहमत हूँ कि बड़ी हमने वहाँ पे तारे वगैरह लगा रखी हैं और लिट अप किया हुआ पूरे एरिया को। तो कह रहे हैं पहले नहीं हो पाता था हम इन चीजों को, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ कि फ्रांस ने जर्मनी के बरखिलाफ एक मैगिनो लाइन बनाई थी, जिसमें एक मक्खी भी नहीं जा सकती थी, फिर भी पूरी जर्मन की एक बड़ी टुकड़ी उधर से निकल के उनके पीछे आ गई और उसको बर्बाद कर दिया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये हो क्यों रहा है। ये इसलिए इसमें इसके पीछे क्या है, कैसे उनको पता लगा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। अभी आपको पूरी बात इस तरह से है कि 2 यूनिट हैंडिंग टेकिंग ओवर कर रहे थे,
ठीक है। मतलब एक नई पलटन वहां आई थी। ठीक है। ये खबर उन तक कैसे पहुंची? दूसरा पॉइंट ये है, उनको कैसे मालूम है कि कौन सा इलाका एडमिनिस्ट्रेटिव इलाका है? किसी ने उनको गाइड किया? और तीसरा, मैं जो बड़ी बात कहना चाहता हूं कि आपने कहा राजनाथ सिंह के घर पे बड़ी बैठक हो रही है, वो कौन सा हमला है, कौन सा एक्शन है जिसके बाद में बड़ी बैठक नहीं होती और ये लोग नहीं मिलते? लेकिन पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है। जब तक पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि अटा हसनैन जनरल साहब जो है, उन्होंने 12 दिन पहले ही इस ब्रिगेड कमांडर को बताया था कि तुम्हारे ऊपर हमला होने वाला है। ये ट्वीट आ चुका है और फिर भी हमला हो गया। तो कोई ना कोई तो चूक तो हमारी है, चूक उसमें है, उससे भाग नहीं सकते हम। तो जिम्मेदारी क्यों तय नहीं होती है? ऐसे मामले में तो हर बार हम अपने जवान खोते हैं, फिर जिम्मेदारी भी तय करनी होगी। तो क्यों नहीं होगी? नहीं, जिम्मेवारी तो हमेशा जब भी ऐसे कोई वारदात होती है उसके बाद में पूरी इंक्वायरी होती है और हम लोग आफ्टर एक्शन रिपोर्ट हम भेजते हैं, उसके अंदर ये सब चीजों को लाया जाता है। लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जो इन्होंने टारगेट सिलेक्ट किया है, जैसे सर ने बताया कि ये एक बड़ा ही उस किस्म का टारगेट होता है कि जहां पर उस किस्म की सिक्योरिटी नहीं होती। बट ये लीक कैसे हुआ है? क्योंकि जहां बटालियन हेडक्वार्टर्स होते हैं तो वहां पे जो ज्यादा उस किस्म की सिक्योरिटी नहीं, बट लेकिन बटालियन हेडक्वार्टर को सिक्योर किया जाता है, वो हमेशा डेप्थ में होता है और उसको सिक्योर किया जाता है। यहाँ पे अगर वो उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन करके पीछे आ गए हैं आतंकवादी और ये सुसाइड स्क्वाड, तो वो चीज देखने का विषय है। और जैसे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम लोग आमतौर पे सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं, हम लोग प्रोएक्टिव नहीं है। और जब तक हमारा स्टांस प्रोएक्टिव नहीं होगा तो ऐसी वारदातें, ऐसी हरकतें चलती रहेंगी। अभी इन्होंने जो आईएसआई है वो अगले 50 साल की प्लानिंग करके बैठी हुई है और हम लोग पिछले 50 साल में हैं। इस चीज को हमें दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी भी जो एक चीज, एक मॉडस ऑपरेंडी और एक तरीका अपनाते हैं उसको दोबारा से वो कभी रिपीट नहीं करते हैं। और यहाँ पर हमने, जैसे उसने दानवीर ने भी बताया है और सर ने बताया है कि हमने वहां फेंसिंग लगा रखी है, लिफ्ट कर रखा है, माइंस लगी हुई हैं, सब है। उसके बावजूद भी वो, अब ऑब्वियसली जब आप पूरा यहाँ कर देंगे तो वो कहीं और से इन्फिल्ट्रेट करेंगे, वो दूसरी जगह से इन्फिल्ट्रेट करके हिंटरलैंड से वो दूसरे रास्तों से आएंगे। तो हम लोग उन चीजों को हमें कवर करना चाहिए जो दूसरे कुछ और भी पॉसिबिलिटीज हैं। हम लोग सिर्फ हम लोग एक मोड जो हमने अपना रखा है दानवीर जी, वो भी एक कारण है, डिफेंसिव मोड, जिसके चलते बार बार पाकिस्तान को मौका मिलता है। क्योंकि इस हमले में भी आवाज पाकिस्तान के लिए उठाई जा रही है कि उसी की वजह से हुआ है, करवाया गया है ये पूरी साजिश के तहत। देखिए, वो तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान ही इसका पूरा मास्टरमाइंड रहता है, कोई भी इस प्रकार की गतिविधि होती है। हमें ये समझना पड़ेगा कि अभी सिचुएशन वैली में क्या है। जहां तक पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है, पाकिस्तान एक घबराया हुआ मुल्क है इस समय। उसके जो आतंकवादियों की जो प्रेजेंस है वैली के अंदर, वो तकरीबन ना के बराबर है। जो लोकल मिलिटेंसी को जो हवा दे रहा था और जो उन्होंने एक प्यादा तैयार किया था, बुरहान वानी, वो मर चुका है। उन्होंने स्टोन पेल्टिंग, जो पत्थरबाजी का जो तरीका अपनाया, टैक्टिक्स अपनाई, वो भी इतने लंबे कर्फ्यू के तहत वो भी किसी प्रकार से काबू सी होती नजर आ रही है। स्टोन पेल्टिंग की वारदात अब उतनी शिद्दत से नहीं हो रही जितनी शिद्दत से पहले हो रही थी। आर्मी दोबारा से साउथ कश्मीर में चली गई है और यूनाइटेड नेशंस में नवाज शरीफ जो है वो जा रहे हैं, वहां पे कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे। और हर बार जब वो ऐसे इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाते हैं या प्रधानमंत्री मोदी के साथ में कोई ऐसी माफ कीजिएगा, जब हिंदुस्तान के साथ में किसी प्रकार की कोई पीस की पहल होती है, तब ये आतंकवादी घटनाएं करते हैं, चाहे वो कालूचक हो, चाहे वो पठानकोट हो, चाहे वो कोई सा इलाका हो। और अभी ये उड़ी का है और उड़ी में ये पिछले साल भी, मेरे ख्याल से पिछले साल भी एक बार एक अटैक हुआ था और वो भी ऐसे ही हैंडिंग टेकिंग ओवर के दौरान की कहानी थी। तो पाकिस्तान जो है इस प्रकार की एक्टिविटी करता है और जब से प्रधानमंत्री ने बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया है, पाकिस्तान में बौखलाहट है, पाकिस्तान घबराया हुआ है। और पाकिस्तान के जहां तक सवाल है, उसके लिए ये डू एंड डाई की सिचुएशन है। हिंदुस्तान डिफेंसिव जरूर है
लेकिन सिचुएशन उसके हाथ में है, कंट्रोल में है। अगर आप इसको राइट पर्सपेक्टिव में देखें तो सन 1999 और 2003 के बीच में सबसे ज्यादा फिदायीन अटैक हुए थे। मेरे ख्याल से ये कहना शायद ज्यादा नहीं होगा कि हर महीने एक फिदायीन अटैक होता था। नहीं, अभी क्या हालात, इन हालात में हम कह सकते हैं थापर साहब की हालात अभी हमारे कंट्रोल में हैं, ये अभी भी? अब मैं पूरे भरोसे से नहीं कह सकता कि ये हालात हमारे कंट्रोल में हैं अभी, क्योंकि ये वारदात हो रही हैं, तो इससे ही जाहिर है कि अभी काफी मशक्कत की जरूरत है। तो मैं ऐसे समझता हूँ। और यहाँ पे काफी हो गया है अभी बहस इसके ऊपर। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग मीडिया के लिए ये खासकर जो नेगेटिव रिपोर्टिंग है वो ना हो, जैसे कि कैजुअलिटीज का फिगर, जैसे कि अभी तो ऑपरेशन चल रहा है, बीच में आप ये इस तरह की खबरें। अच्छा, इससे क्या, किस तरीके का फर्क आप देखते हैं? इससे मनोबल पे थोड़ा फर्क पड़ता है ना, कि भाई हमारे लोग मारे जा रहे हैं, क्या जरूरत है बताने की, थोड़ी देर बाद बता। क्या ये दबाव बनाने का काम नहीं करता? जैसा आपने कहा, अगर ये खबरें सरकार के ऊपर, क्या ये दबाव अगर बाद में जा रहा है, सरकार इसी वक्त तो कोई फैसला नहीं लेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद में लेगी। ठीक है, इसके तो कोई जरूरी नहीं है कि आप वो डिटेल्स दें जो कि आपको किसी किस्म से सहायता नहीं देते, बल्कि थोड़ा सा नुकसान करते हैं। मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ हो रहा हूं कि अगर आप नहीं देंगी खबर तो कोई और दे देगा। इतने सारे मीडिया है, तो जब इंटेंशन शुड बी कि एग्जैक्ट और सही खबर देना, जिससे कि र्यूमर्स को कंट्रोल किया जाता है। अगर आप खबर नहीं देंगे अपने लेवल पे तो कहीं ना कहीं र्यूमर वैक्यूम को कवर कर लेगा। हालांकि तो र्यूमर को कवर करने के लिए इतना कहूंगी कि थोड़ी सी ईमानदारी उसमें हाल के दिनों में आपने देखा होगा, हम बढ़ते मतलब है कि देयर इज अ पॉइंट। ठीक है सर, वक्त क्या आ जाए, इस पे और उसके साथ छोटा सा ब्रेक यहाँ पे रुकना पड़ रहा है, मुझे समय की कमी है। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, चर्चा में वापस लौटते हैं। बने रही न्यूज 24 के साथ। तो आर्मी कैंप पर फिदायीन हमला हुआ सुबह 5:15 बजे, लेकिन बता दें आपको जो बड़ी खबर आई है, सारे आतंकी ढेर हो गए हैं। सुबह 5:30 बजे आतंकियों ने यह हमला किया था। सेना कैंप में पीछे से घुसकर हमला किया गया था और उसके बाद पोजीशन संभाली थी इन आतंकियों ने। सेना की कुछ बैरक में आग भी लगा दी गई थी, एक इमारत को भी आग के हवाले कर दिया गया था। इन आतंकियों ने, सेना ने पैरा कमांडोज का सहारा लिया और इन्होंने रूफ पर उतरकर आतंकियों से मोर्चा लिया। 5 घंटे से कम वक्त में सारे आतंकियों को मार गिराया गया। अपने आप में जितना बड़ा ये पूरा एरिया, इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए सेना ने इस अभियान को कंप्लीट किया है और साथ ही सर्च ऑपरेशन लेकिन अब भी जारी है, ताकि कहीं कोई चूक ना रह जाए, कोई आतंकी छुपा ना बैठा हो। और एक हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में भी होने वाली है। हमारे साथ मनीष, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मनीष, क्योंकि ये कवायद खत्म हो चुकी है, वहां से खबर ये आ रही है एएनआई के हवाले से कि सेना ने सारे के सारे आतंकियों को मार गिराया है, और जैसा कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़मेंट है, क्योंकि जितना बड़ा ये दुर्गम ये इलाका है, इसके बीच में अब क्या गहमा गहमी और देखने को मिल रही है गृह मंत्रालय की तरफ से? देखिए, 4 आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया गया है, लेकिन नुकसान जो है जरूर हमें ज्यादा हुआ है और इस बात को लेकर जरूर एक चिंता जताई जाएगी इस बैठक में, मनोहर पर्रिकर जब यहाँ पे पहुंचेंगे। और एक जो विश्लेषण इस बात पे होगा कि आखिरकार जब पठानकोट की घटना के बाद एक कमेटी, हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी और तमाम जो इंस्टॉलेशन है जहां पे ऐसे लूपहोल्स, आपको याद है कि पठानकोट में भी पीछे की तरफ से आतंकवादी उस एयरफोर्स स्टेशन में घुसे थे, वो भी रिहायशी इलाके से सटा इलाका था। तो ये जरूर इस बात पे चर्चा होगी कि आखिरकार आतंकी पहुंचे कैसे। आप देखिए कश्मीर में जो हालात पिछले 2 महीने से बने हुए हैं, बिल्कुल मनीष, तो लगातार ये कहा जा रहा है कि 60 से 70 जो आतंकी है उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया है। और बुरहान वानी के बाद जो घटना हो रही है, तो वहां पे लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे। और कल ही एक इनपुट आया था कि जो एयरफोर्स स्टेशन है, इंस्टॉलेशन है, उनको निशाना बनाया जा सकता है। खबर हमने दिखाई भी थी मनीष आपके हवाले से कि 40 आतंकी घुस चुके हैं, और ये जो इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे थे, इससे जुड़ी खबर भी आई थी, लेकिन फिर आतंकी अपनी नापाक साजिश को अंजाम देने में कामयाब रहे हैं और कुल मिलाकर के 4 आतंकी जो कि मारे गए हैं, लेकिन 6 जवान हमने भी खोए। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। ब्रिगेडियर अमृत कपूर साहब, कर्नल वीएन थापर साहब और दानवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और विशेष जानकारियों के लिए। मनीष, आपका भी बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में भाग लेने के लिए। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए, क्योंकि सर्च ऑपरेशन जारी है, डिटेलिंग्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल यहाँ एक ब्रेक, न्यूज 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।